सोचिए, एक इतना बड़ा, इतना महान युद्ध, उसकी शुरुआत आखिर होती कहाँ से है? क्या किसी बड़ी घोषणा से, या फिर एक बहुत ही शांत माहौल में लिए गए एक अहम फैसले से? आज हम महाभारत के इतिहास के उसी एक पल को समझेंगे जहां एक फैसले ने एक ऐसे महायुद्ध की नींव रख दी जिसे सदियों तक याद रखा जाना था। महाभारत की इस अमर कहानी में यही वो पहला, सबसे गंभीर खतरा था। हस्तिनापुर का अगला युवराज कौन होगा, ये चुनना सिर्फ एक राजनीतिक फैसला नहीं था, नहीं, बल्कि ये भविष्य में होने वाले कुरुक्षेत्र के युद्ध का वो सबसे पहला बीज था। तो चलिए इस सियासी संकट को थोड़ा और करीब से देखते हैं। हस्तिनापुर उस वक्त एक ऐसे मोड़ पर खड़ा था जहां कर्तव्य और इच्छा के बीच होने वाला एक चुनाव पूरे साम्राज्य का भविष्य लिखने वाला था। तो दुविधा क्या थी? देखिए, एक तरफ थी प्रजा, थे ऋषि मुनि जो सब के सब न्यायप्रिय युधिष्ठिर को ही युवराज के तौर पर देखना चाहते थे, और दूसरी तरफ थे नेत्रहीन राजा धृतराष्ट्र, जिनका पिता का दिल मन ही मन अपने बेटे दुर्योधन को सिंहासन पर बिठाने के सपने देख रहा था। और इस सियासी खेल में कई अहम खिलाड़ी थे। एक तरफ थे युधिष्ठिर जो धर्म और न्याय की मूरत थे, जनता की पसंद थे, तो दूसरी तरफ थे दुर्योधन जिनकी महत्वाकांक्षा और सिंहासन की भूख ऐसी थी कि वो किसी भी हद तक जा सकते थे। और इन दोनों के बीच में फंसे थे राजा धृतराष्ट्र जो एक राजा के फर्ज और एक पिता के प्यार के बीच पिस रहे थे। और हां, इस आग में घी डालने के लिए शकुनी तो थे ही, जिनकी कुटिल चालें मामले को और भी बिगाड़ रही थीं। और साथ में थे कर्ण, दुर्योधन के पक्के दोस्त जो हर हाल में उसका साथ देने को तैयार थे। तो अब इस पॉलिटिकल डेडलॉक को तोड़ने के लिए एक बड़ा ही अनोखा तरीका निकाला गया। ये तय हुआ कि राजकुमारों की बुद्धि और उनके न्याय करने की क्षमता को एक सार्वजनिक परीक्षा में परखा जाएगा। परीक्षा बहुत सीधी सी थी। दरबार में 4 हत्यारों को लाया गया और चारों ने अपना जुर्म कबूल भी कर लिया था। अब राजकुमारों को यह तय करना था कि उन्हें सजा क्या दी जाए। दुर्योधन का न्याय एकदम सीधा और सख्त था। उन्होंने कहा, हमारी परंपरा साफ है, हत्या की सजा मौत, इसलिए मैं इन चारों को मृत्युदंड देता हूं। उनके लिए परंपरा ही आखिरी सच थी, उसमें सोचने विचारने की कोई जगह ही नहीं थी। लेकिन युधिष्ठिर, उन्होंने एक बिल्कुल अलग रास्ता अपनाया। उन्होंने फौरन फैसला सुनाने के बजाय सवाल पूछे। वो जानना चाहते थे कि अपराधी हैं कौन, समाज में इनकी जगह क्या है, इनका ज्ञान कितना है। मतलब उनके लिए न्याय सिर्फ सजा देना नहीं था, बल्कि जुर्म के पीछे की पूरी कहानी को समझना था। और यहीं पर युधिष्ठिर की बुद्धिमत्ता साफ साफ नजर आती है। उन्होंने तर्क दिया कि जुर्म की गंभीरता इस बात पर निर्भर करती है कि अपराधी की समाज में कितनी जिम्मेदारी है। एक अशिक्षित शूद्र को सबसे कम यानी 4 साल की सजा मिली, एक व्यापारी को 8 साल की, और एक क्षत्रिय जो समाज का रक्षक होता है उसे 16 साल की सजा दी गई। लेकिन ब्राह्मण, जिसे सबसे ज्यादा ज्ञानी माना जाता है, उसका अपराध सबसे गंभीर माना गया और उसकी सजा का फैसला कुल गुरु पर छोड़ दिया गया। युधिष्ठिर के इस गहरे और सोच समझकर दिए गए न्याय के बाद जो हुआ, उसने हस्तिनापुर का भविष्य हमेशा के लिए तय कर दिया। पूरी सभा युधिष्ठिर की समझदारी देखकर हैरान रह गई। प्रजा ने अपने नए युवराज का जोरदार जय जयकार किया और बस उसी पल भरी सभा में युधिष्ठिर को हस्तिनापुर का युवराज घोषित कर दिया गया। लेकिन जहां एक पक्ष जीतता है वहां दूसरा हारता भी तो है। शकुनी ने अपने भांजे दुर्योधन से कहा, अगर वो बनाना जानते हैं तो ये मामा नष्ट करना भी जानता है। ये एक तरह की कसम थी कि वो इस फैसले को कभी नहीं मानेगा। तो फैसला हो चुका था। हस्तिनापुर का एक बड़ा संघर्ष कह सकते हैं कि फिलहाल के लिए खत्म हो गया था, पर यह शांति ज्यादा देर टिकने वाली नहीं थी। और यहीं दिखता है कि सियासत कभी खत्म नहीं होती। युधिष्ठिर ने ये लड़ाई तो जीत ली थी, लेकिन उनके विरोधी शकुनी, कर्ण, दुर्योधन और खुद धृतराष्ट्र चुपचाप अपने घावों को सहला रहे थे। वो हारे नहीं थे, बस एक नए हमले की तैयारी कर रहे थे। लेकिन जहां हस्तिनापुर में एक आग धीमी पड़ रही थी, वहीं कहीं और एक दूसरी आग सुलगने लगी थी। कहानी अब हस्तिनापुर की अंदरूनी राजनीति से निकलकर एक नए बाहरी खतरे की तरफ मुड़ती है। अब कहानी में एक दूसरा सियासी मोर्चा खुलता है, जिसका केंद्र है मगध का शक्तिशाली और क्रूर राजा जरासंध और उसकी बेहिसाब महत्वाकांक्षाएं। जरासंध का मकसद एकदम साफ था, यदुवंश का नाश करना। लेकिन वो ये भी जानता था कि ये काम वो अकेले नहीं कर सकता, इसलिए उसने एक मजबूत गठबंधन बनाने की सोची।
और जरिया बनाया एक सियासी शादी को, अपने साथी शिशुपाल की शादी विदर्भ की राजकुमारी रुक्मिणी से। पर इस शादी के प्रस्ताव ने तो विदर्भ के शाही परिवार में ही फूट डाल दी। राजा राजनीतिक स्थिरता के लिए मान गए। राजकुमार रुक्मी एक ताकतवर जीजा पाने की सोचकर बहुत खुश था, लेकिन एक और राजकुमार कृष्ण के पक्ष में था और उन्हें पुरुषों में भगवान कहता था। और इन सब के बीच थी रुक्मिणी, जो दिल से कृष्ण को चाहती थी और शिशुपाल से शादी के ख्याल से ही कांप उठती थी। कृष्ण को रास्ते से हटाने के लिए सियासी और सामाजिक हर तरह की दलीलें दी गईं। राजकुमार रुक्मी ने कहा, हम अपनी बहन की शादी किसी ऐसे से कैसे कर सकते हैं जिसका कुल खानदान ही पता नहीं। हम अपनी बहन रुक्मिणी की शादी उस ग्वाले से नहीं कर सकते। अब इन दो अलग अलग चल रही कहानियों को एक साथ जोड़कर देखते हैं, क्योंकि इनके बीच एक बहुत गहरा कनेक्शन है। सोचकर देखिए, दो राजा सैकड़ों मील दूर बैठकर एक ही खतरनाक खेल खेल रहे थे, और इस खेल के मोहरे कौन थे? जीते जागते इंसान। ये सियासत की चौसर थी, और शकुनी और जरासंध दोनों ही इसके माहिर खिलाड़ी थे। ये दोनों खिलाड़ी एक ही खेल रहे थे, बस मैदान अलग अलग थे। हस्तिनापुर में शकुनी का मकसद था सिंहासन पर कब्जा करना, और उसका पासा था उसका महत्वाकांक्षी भांजा दुर्योधन। दूसरी तरफ मगध में जरासंध का लक्ष्य था यदु वंश को मिटाना, और उसका पासा था उसका वफादार साथी शिशुपाल। दोनों ही अपने मकसद को पूरा करने के लिए दूसरों की जिंदगी से खेल रहे थे। और ये सब हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। जब नेता सत्ता को एक खेल की तरह देखने लगते हैं, तो उस खेल में जब आखिरी पासा फेंका जाता है, तो उसकी असली कीमत कौन चुकाता है? क्या वो लोग नहीं जिन्हें मोहरों की तरह इस्तेमाल किया जाता है?